तो हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं गूगल समर ऑफ कोड का डिटेल वीडियो। तो आइए देखते हैं गूगल समर ऑफ कोड पे 8 पॉइंट्स हैं। व्हाट इज द ओपन सोर्स। पहले हम देख लेंगे कि ओपन सोर्स क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो नए, जिनको नहीं पता कि ओपन सोर्स क्या होता है, गूगल समर ऑफ कोड क्या होता है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं ओपन सोर्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि जीसॉक क्या होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है कि जीसॉक क्यों करना चाहिए, किस लिए इंपॉर्टेंट है। क्या अगर हमें कोडिंग नहीं आती है, काफी सारी चीजें रहती है, लोग बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें तो कोडिंग नहीं आती है, हमें काफी चीजें नहीं आती है, तो हम जीसॉक में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों जीसॉक। उसके बाद हम टाइमलाइन देख लेंगे, कंप्लीट टाइमलाइन, कि कब स्टार्ट होगा, कौन कौन सी डेट्स हमें याद रखनी है। उसके बाद हम एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे कि हमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्सप्लोर करनी है, कैसे हमें देखना है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हम अपना अप्लाई कर सकते हैं प्रपोजल, और वो सब चीजें। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रपोजल प्रपोजल होता क्या है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्रपोजल डाल सकते हैं, प्रपोजल बनाते कैसे हैं, ये डिटेल्स भी हम देखेंगे। सेम कैसे हम प्रपोजल बनाते हैं ये डिटेल हम देखेंगे। उसके बाद फ्यूचर, जीसॉक में अगर आपका सिलेक्शन होता है या फिर नहीं होता है, बट इस जीसॉक की पूरी जर्नी से, इस जीसॉक में पार्टिसिपेट करने से हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है, या फिर हमें क्या सीखने को मिलता है, और ये हमें फ्यूचर में कैसे मदद करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज ओपन सोर्स। हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे कि ओपन सोर्स से क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग, हो सकता है कि ये वीडियो काफी लंबी हो जाए, क्योंकि 8 पॉइंट्स हैं और हम बिल्कुल डिटेल में जाने वाले हैं एक एक पॉइंट्स। तो आप कुछ नोट्स वगैरह ले लीजिए, नोट नोट कर सकते हैं, बीच में नोट डाउन कर सकते हैं काफी सारे पॉइंट्स। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बट बेटर टू टेक नोट्स। ओके, सो व्हाट इज ओपन सोर्स। हम बिल्कुल एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। सो प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन पीपीटी, पावर पॉइंट सबने बनाया होगा, सबने एक पीपीटी बनाई होगी। तो जब हम क्या करते हैं, हम जब भी हमें कभी एक ग्रुप में प्रेजेंटेशन बनानी रहती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे 6 लोग होते हैं तो एक लोग एक प्रेजेंटेशन बनाता है, प्रेजेंटेशन -1। फिर उसमें दूसरा बंदा कहता है कि इसमें ये कलर चेंज कर सकते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें मैंने मेरा नाम नहीं डाला, काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो उसको देता है। और फिर हम हो जाता है प्रेजेंटेशन -1 -2। ऐसे कर करके काफ़ी सारे वर्जन बन जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, एंड में एक जो प्रेजेंटेशन हमें फाइनल, जो हमें सबमिट करनी रहती है हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो हम बनाते हैं प्रेजेंटेशन -1 -फाइनल प्रेजेंटेशन समथिंग डॉट डॉट फाइनल काइंड ऑफ स्टफ। तो इसमें क्या हुआ ना कि यहाँ पे हुआ क्या कि एक ही चीज पे काम कर रहे थे 6 लोग। 6 लोगों को एक ही चीज पे काम करने के लिए, तो ये जो 6 लोगों ने मिलकर एक नई एक चीज बनाई है, तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि ये ओपन सोर्स है। ठीक है, मतलब एक ही चीज बनाएंगे बट सब लोग मिलके बना रहे हैं, सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें, उसी चीज को बनाने में, एक चीज को बनाने में। तो ये हो गया एक तरीके से, लेट्स सपोज कि ओपन सोर्स। वहीं पे अगर हमने बहुत सी बार, अब एज एन ये पूरे वीडियो में हम कोशिश करेंगे, हम एंड्रॉइड के एग्जांपल लेते रहेंगे, बिकॉज एज एन एंड्रॉइड इंजीनियर मैं काफी सारे कोशिश करूंगा कि एंड्रॉइड के एग्जांपल दे सकूं। तो एंड्रॉइड हम सुनते हैं कि एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, एंड्रॉइड की जो लाइब्रेरीज रहती है वो ओपन सोर्स रहती है, काफी सारी चीजें। ओपन सोर्स का हम मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जो सोर्स है, जो कि सोर्स कोड है या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट है, सोर्स डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि सोर्स है किसी भी चीज का, जो भी प्रोजेक्ट है उसका जो सोर्स है, वो ओपनली सबके लिए अवेलेबल है, वो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है। सब उसको पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओवरऑल काफी सारे उसमें रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, काफी सारे लाइसेंस वगैरह रहते हैं कि उसको आप कहाँ पे यूज सकते हो, कितना यूज कर सकते हो, कितना मॉडिफिकेशन कर सकते हो, वो सारी चीजें में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट एक ब्रीफ ये है कि अगर किसी भी चीज में जो कि ओपनली अवेलेबल है, अगर उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो उस चीज को, उस चीज के बग्स, उस चीज में इश्यूज वगैरह सॉल्व करना चाहते हो, कैसे क्या रहता है, ये चीज हो गया आपका ओपन सोर्स। करेक्ट। अब एक एग्जांपल हम जल्दी से ले लेते हैं। कोई भी एक ऐप समझ सकते हैं हम, जैसे हॉटस्टार हो गया, या फिर कोई भी एक मोबाइल एप्लीकेशन जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि यार इसमें है ना, ऐसे यहाँ पे एक बटन आ जाता, काश इस एप्लीकेशन में एक डार्क मोड होता, काश इस एप्लीकेशन में ऐसा होता। या फिर आप समझ सकते हो कि जैसे ये एक वेब पेज है, जीसॉक का मेन वेब पेज है। अब बहुत से लोग कहेंगे काश यहाँ पे एक बटन होता जहाँ पे मैं क्लिक करता और ये पूरा वेब पेज जो है वो डार्क मोड में आ जाता। तो ये आइडिया सबके पास है। सब कहते हैं कि यार हो सकता है कि भैया इसमें कुछ बग है, कोई बग भी निकालता है। बट अब हमें एक ये चांस मिलना चाहिए कि मैं यहाँ पे एक फीचर डाल सकूं, मैं यहाँ पे एक फीचर इंट्रोड्यूस कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, इनका देखूंगा समर ऑफ कोड, फिर मैं ऑनलाइन ये सर्च करूंगा कि क्या ये चीज ओपन सोर्स में अवेलेबल है।
अगर ओपन सोर्स में अवेलेबल रहेगी तो मैं उनके लिए फीचर बना के वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उनके फीचर दे सकता हूँ। अगर वो उनको ये फीचर पसंद आता है तो वो ये चीज़ प्रोडक्शन में लाइव कर सकते हैं सब यूजर्स के लिए। तो ये हो गया ओवरऑल ओपन सोर्स की पिक्चर, कि ओपन सोर्स क्या होता है और कैसे किया जाता है और लोग बाग क्यों करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है व्हाट इज जीसॉक, व्हाट इज गूगल समर ऑफ कोड। गूगल समर ऑफ कोड क्या होता है ये हम इसमें जानेंगे। सबसे पहली चीज, गूगल समर ऑफ कोड बेसिकली एक तरीके से एक प्रोग्राम बनाया गया है जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट, जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकें, ओपन सोर्स में सबकी हेल्प कर सकें। बट ये लाइक गिवन बाय गूगल है, गूगल ऑर्गेनाइज करता है इन चीज़ों को, इसलिए इन्होंने नाम इसका गूगल समर ऑफ कोड लिखा है। समर इसलिए क्योंकि ये पूरे समर में चलेगा। हम अभी से अप्लाई करना चालू करेंगे, फिर पूरे हम समर में इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट में काम करेंगे, तो इसलिए गूगल समर ऑफ कोड, पूरे समर में हमें कोड करना है, तो इसलिए इसका नाम गूगल समर ऑफ कोड हो गया। ओके, अभी हम इम्पोर्टेंट चीज ये है वो ये देख रहे हैं कि सबको ये समझ में आ गया गूगल समर ऑफ कोड क्या है, हमने समझ लिया कि ओपन सोर्स क्या होता है। बेसिकली ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में हमें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करना है, काफी सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लोगों के साथ मिलके, इसलिए गूगल समर ऑफ कोड हो गया। अब हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट कि जीसॉक क्यों करना चाहिए, जीसॉक करने से इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो अभी हमने जैसे ये समझा कि ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स मतलब किसी का भी कोई प्रोजेक्ट है, किसी का भी कोई प्रोडक्ट है, वहां पे हम उनकी उनको बता सकते हैं कि ये नया फीचर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। वहां पे हम उनके बग्स पे काम कर सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में ये स्क्रॉल पे बग आ रहा है, आपके प्रोजेक्ट में इस फीचर में बग आ रहा है, अलग अलग फीचर्स में आप टेस्टिंग कर सकते हो, काफी सारी चीजें रहती है। तो इससे हमें एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें क्या फायदा होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जीसॉक ये पूरा प्रोग्राम जो है इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा कि कैसे ये काम आएगा, मतलब क्यों ही हमें करना चाहिए जीसॉक। सबसे पहली चीज तो हो गई कि आप अलग अलग लोगों से नेटवर्किंग करोगे, वो सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अभी से हम स्टार्ट करेंगे कंट्रीब्यूट करना, लोगों से बात करना। तो जब हम उनसे कंट्रीब्यूट करते हैं, जब हम उन्हें बताएंगे कि मैं इस इशू पे काम करना चाहता हूँ, ये मेरी अप्रोच रहेगी, या फिर ये मेरा सॉल्यूशन है, तो अलग अलग चीजें जब हम उन्हें बताएंगे, उनके साथ एक कन्वर्सेशन होएगा, उनके साथ हम उनकी उन्हीं के जो भी चैट प्लेटफॉर्म है वहां पे हम उनसे बात करेंगे, उनसे बताएंगे, उनके ओपिनियन जानेंगे, हम हमारे ओपिनियन बताएंगे। तो ये जो इतने सारे कन्वर्सेशन होंगे अलग अलग लोगों के साथ में, जो कि अलग अलग प्रोफेशन में अभी काम कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर रहे हैं, तो इससे नेटवर्किंग एक इम्पॉर्टेंट चीज बढ़ेगी। दूसरी चीज, जितने ज्यादा लोगों से हम बात करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से उनके ओपिनियन समझेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि वो जब ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो हमारी भी नॉलेज ऑब्वियसली बात है कि इंक्रीज होगी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जीसॉक में पार्टिसिपेट करने का। इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होते हैं वो हमेशा उनका डाउट रहता है कि हम तो कॉलेज में आ गए, अब हम कैसे पढ़ें, कैसे कुछ बनाएं, कैसे क्या रहता है। हमें इतने ज्यादा लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि अभी हमारे साथ वाले भी लोग जो हैं वो सभी एक ही, टेक्निकली सब सेम ही पैरेलल रोड पे चल रहे हैं, बट प्रोफेशनली हमें कैसे करना चाहिए है, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वो चीज जानने के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये प्रोजेक्ट, ये प्रोग्राम जो है गूगल समर ऑफ कोड, वो बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे ये इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक मस्ट प्रोग्राम है जो कि सबको यूज करना चाहिए, को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे काफी सारी बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसा कि पहले चीज मैंने बताया कि नेटवर्किंग नेटवर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, काफी कोडिंग जो है वो सीखने को मिलेगी। अलग अलग प्रोजेक्ट है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, सब अलग अलग टेक्निकल स्किल्स यूज कर सकते हैं, सबके टेक स्टैक अलग अलग है। कोई एंड्रॉइड पे काम कर रहा है, कोई वेब पे काम कर रहा है, कोई एआई में काम कर रहा है, कोई मशीन लर्निंग पे काम कर रहा है। बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ आपको टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे सीखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कहेगी कि अगर आपको आता है तो ही आप आओ, बट एटलीस्ट आप अपना एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे कि मैं सीखना चाह रहा हूँ या फिर मैं करने की कोशिश करूंगा। इट्स काइंड ऑफ लाइक सेल्फ लर्निंग है, बट लोगों के साथ में जब हम बात करके, कन्वर्सेशन करके सीखेंगे, तो वो बहुत ही इजी गोइंग में हमें सीखने को भी मिलेगा, और हम उनकी भी उन कंट्रीब्यूट भी अच्छा कर पाएंगे। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल कि जीसॉक क्यों हमें करना चाहिए, इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग। दूसरा, टेक्निकल स्किल बहुत सीखने को मिलेगी। थर्ड पॉइंट एक ये भी है कि जब हम जिस तरीके से हम उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से हम हमारा कोड उन्हें समझा रहे हैं, जिस तरीके से हम अपना इशू रेज कर रहे हैं कि ये इस आपके प्रोडक्ट में एक बग है, या फिर ये एक फीचर है जो मैं आपके प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो जिस तरीके से हम बताते हैं उन्हें,
तो ये भी हमारा एक इम्प्रूव होएगा कि लाइक जिसे कहते हैं स्पीकिंग स्किल्स या फिर कन्वर्सेशन स्किल्स। तो ये भी एक बड़ा ही पॉइंट है जो कि हमें लॉन्ग टर्म एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमेशा काम आएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो कि इम्प्रूव होगी हमारी। तो आई गेस लाइक मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं कि जीसॉक में हमें पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए। हम और भी चीज़ देखते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हम है। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जीसॉक की टाइमलाइन क्या है। तो जीसॉक जो है वो पूरे समर में चलने वाला है। तो इसके अलग अलग टाइमलाइंस होंगी। हमें देखना है कि कब हम इसमें मतलब कब हमारा सिलेक्शन आएगा, कब हम प्राइस मिलेगा, कब हमें कब कोडिंग करनी है। काफ़ी सारी डिटेल्स रहती हैं, तो हम फटाफट से इसमें एक बार टाइमलाइन का देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो ये टाइमलाइन है, यहाँ पे इन्होंने डिटेल दे रखी है। टाइमलाइन जो है इनका यूट्यूब के फॉर्मेट में है। अभी हम डेट पे फोकस करके देख लेते हैं। सबसे पहला 2024 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 2 जनवरी। तो अभी ये क्या हो रहा है, सबसे सबसे पहले हम मुझे लगता है कि टाइमलाइन समझने से पहले अब एक बार हम ये समझ लेते हैं कि जीसॉक का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोग्राम का जो खुद का एक प्रोसेस है, वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे हाउ इट वर्क्स करके इनका एक पेज है। इसके 3 पार्ट इन्होंने बना रखे हैं, अप्लाई, कोड एंड शेयर। सबसे पहले हमें आपको यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई है कि जीसॉक में 2 एंटिटीज हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, और एक कंट्रीब्यूटर है जो कि हम लोग हैं, जहाँ जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके उनके प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें 2 एंटिटी का समझ में आ गया है, बट हमें ये अभी नहीं पता पड़ा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ से आई है। उनका भी कुछ सिलेक्शन वगैरह प्रोसेस तो रहता होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे January 22, यहाँ पे लिखा है मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन सबमिटिंग एप्लीकेशन टू द गूगल, कैन बिगिन सबमिटिंग एप्लीकेशन टू द गूगल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस साल सिलेक्ट होगी, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट जीसॉक में लेके आ सकती है, ये फाइनल डिसीजन रहता है गूगल का। तो 22 जनवरी से गूगल में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना प्रपोजल डालेगी कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेके आनी है। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कोई भी हो सकती है जो कि अपना एक काफी अच्छा लॉन्ग टर्म बढ़िया अच्छे से प्रोजेक्ट चला रहा हो। लेट सपोज कि मतलब अगर मैं भी कोई प्रोडक्ट चला रहा हूँ जो कि ओपन सोर्स है, जो कि किसी के काम आ रहा है, क्योंकि अभी प्रोडक्शन में चल रहा है, तो मैं भी अपना सबमिट कर सकता हूँ ऑर्गेनाइज एज एन ऑर्गेनाइजेशन। बट या मोस्टली चांसेस रहते हैं कि जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अच्छे हैं, काफी ज्यादा यूजर्स हैं उनके पास, तो मोस्टली उनका रहता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं ऑर्गेनाइज। अब टाइमलाइन के अकॉर्डिंग गूगल प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन 6 से 20 फरवरी तक उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन ने डाला है इनका रिव्यू वगैरह चलेगा। इंपॉर्टेंट डेट हमारे लिए एज ए कॉन्ट्रीब्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट डेट जो है वो है 21 फरवरी, बिकॉज इस दिन लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश हो जाएगी। 21 फरवरी को हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस साल जीसॉक में पार्टिसिपेट करने वाली है। जब हमें ये पता पड़ेगा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट कर रही हैं, तभी हम उन ऑर्गेनाइजेशंस में अपना अपना प्रपोजल डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ये है कि 22 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक पोटेंशियल जीसॉक कस्टमर्स कैन डिस्कस द एप्लीकेशन आइडियाज विद द मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमारे लिए ये वाला जो पीरियड है 22 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक, ये इस पीरियड में हमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हुई है उनमें उनको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना है। आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, बट अभी ब्रीफ के लिए उन्हें हमें एक्सप्लोर करना है, उनके प्रोजेक्ट अच्छे से समझने हैं। वहां पे जो जो भी हमें इंटरेस्टिंग लग रहे हैं उसे सबसे पहले हमें फिल्टर आउट करके एक एक करके हमें उनके मेंटर से बात करनी है, वहाँ के इशू समझने हैं। फिर हम वहां से फिर जो हमने एक फिल्टर आउट करके निकाला है, लेट सपोज हमने 2 5 10 अगर ऑर्गेनाइजेशन निकाली है जो कि हमें इंटरेस्टिंग लग रही है, उसमें हमें देखना है कि उनमें से हमें टॉप प्रायोरिटी पे हमें क्या अच्छा लग रहा है, किस पे हम काम कर सकते हैं, किसमें हम ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, या फिर किसका प्रोजेक्ट हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आया है। तो ये एक अलग अलग फेजेज रहेंगे। टाइमलाइन में हम यहाँ पे देखेंगे कि 18 मार्च से कंट्रीब्यूटर जो है वो अपना प्रपोजल डालना स्टार्ट कर सकता है, और 2 अप्रैल जो है वो हमारे लिए डेडलाइन रहेगी प्रपोजल डालने की। तो इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे हम याद रख रहे हैं 21 फरवरी को तो ऑर्गेनाइजेशन के नाम आ जाएंगे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस साल पार्टिसिपेट कर रही है। उसके बाद 2 अप्रैल हमारे लिए डेडलाइन है, उसके बाद हम प्रपोजल सबमिट नहीं कर पाएंगे, तो 2 अप्रैल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद भी टाइमलाइन काफ़ी बड़ी है। तो हम एक बार इम्पॉर्टेंट वाला पॉइंट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 मई, 1 मई को जिन जिन के भी प्रपोजल्स एक्सेप्ट हुए हैं, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में सिलेक्ट हुए हैं,
उनके नाम यहाँ पे अनाउंस हो जाएंगे 1 मई को। अगर हमारा प्रपोजल सिलेक्ट हुआ है, अगर हमारा प्रपोजल किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट करा है, तो हमें 1 मई को पता पड़ जाएगा होपफुली। सो दिस इज द वे। 1 मई से 26 मई तक बॉन्डिंग पीरियड रहता है। वहाँ पे मेंटर से बातें करना, उनके डॉक्यूमेंटेशन को समझना, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स जो रहती है, मतलब स्पीड अप प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट पे, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे उसका जो भी प्री वर्किंग है उस पीरियड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 1 मई से 26 मई तक हम ये वाला काम करेंगे। 27 मई को ऑफिशियली कोडिंग बिगन हो जाएगी, मतलब हमारा प्रोजेक्ट पे हम काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, हम कोड करना चालू कर सकते हैं, हम हमारी पीआर रेज कर सकते हैं, पुल पुल रिक्वेस्ट वगैरह हम हमारी रेज कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी सारी ये जो टाइमलाइन है वो आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है मोस्टली, बिकॉज यहाँ पे जब हम अपना प्रोजेक्ट करेंगे वो बेसिकली 2 या 3 पार्ट्स में रहता है। पहले पार्ट में आपने कोड करा, आपने जो प्रपोजल सबमिट किया होगा तो उसमें आपने बताया होगा कि ये अगर ये जो प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा इसके ये 2 पार्ट रहेंगे, इस पार्ट में मैं ये फीचर डिलीवर करूंगा, इस पार्ट में ये फीचर डिलीवर करूंगा। तो टेक्निकली दोनों प्रोजेक्ट्स में, दोनों पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स में इवैल्यूएशन होएगा। अगर मैंने ये वाला प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, वन वाला प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, तो उसका इवैल्यूएशन होगा, उसमें हमें मेंटर्स हमें कुछ नंबर वगैरह देंगे, पॉइंट्स वगैरह देंगे। उसके बेसिस पे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि 12 जुलाई को मिड टर्म इवैल्यूएशन की डेडलाइन है, तब तक आपका इवैल्यूएशन वगैरह हो जाएगा। उसके बाद में आप अपना सेकंड पीरियड में, सेकंड राउंड ऑफ प्रोजेक्ट में जा सकते हैं, सेकंड पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो मेंटरिंग सबमिट फाइनल इवैल्यूएशन, मेंटर्स को भी अपना इवैल्यूएशन जो है स्टूडेंट के लिए, मेंटी के लिए, वो सबमिट करना रहता है। तो वो अपना यहाँ पे सबमिट कर देंगे इस तारीख तक, उससे पहले हमें सबमिट करना रहेगा हमारा प्रोजेक्ट। यहाँ पे लिखा है कि 3 सितंबर से 4 नवंबर तक जीसो कॉन्ट्रीब्यूटर्स विद एक्सटेंडेड टाइमलाइन कंटिन्यू कोडिंग। अब किसी किसी का प्रोजेक्ट रहता है कि बहुत बड़े रहते हैं, तो वो इसके बाद भी अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। बट 3 सितंबर को अगर हम देखेंगे तो इनिशियल रिजल्ट ऑफ हमारा कोड अनाउंस, इनिशियल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, जैसे हमने दोनों ही प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा ये ओवरऑल जो प्रोग्राम है, ओवरऑल जो हमने प्रोजेक्ट बना के उन्हें दिया है, उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया है, उसका रिजल्ट हमें 3 सितंबर को पता पड़ जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो डिटेल्स है वो अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसके बारे में ये टाइमलाइन है। तो ओवरऑल ये है कि हमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स याद रखनी है वो है 21 जिस दिन हमें ऑर्गेनाइजेशंस पता चल जाएगी कि इस साल कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है। उसके बाद हमें याद रखनी है 2 अप्रैल, बिकॉज वो हमारे लिए प्रपोजल सबमिट करने की लास्ट डेट है। उसके बाद 1 मई, जिस दिन हमारे प्रपोजल का रिजल्ट आ जाएगा। अब इस दिन हम सेलेक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, इस दिन हमें पता पड़ जाएगा। तो ये 3 डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो ये गो विद द फ्लो वाला चीज हो जाएगा। हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस हमें कैसे एक्सप्लोर करनी है, हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मुझे अपना प्रपोजल डालना है, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मुझे पसंद आ रही है। तो ये चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस, जो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, उनमें हमें कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे हमें समझ में आएगा कि हमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। हमें जो टेक स्किल आती है, लेट्स सपोज एंड्रॉइड, या फिर हमें अगर कोई स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल आती है, वेब वगैरह, एआई एमएल वगैरह, तो हम उसके अकॉर्डिंग कैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एज एन कंट्रीब्यूटर या फिर एज ए लर्नर, ऐसा नहीं है कि हम हमारी पूरी लाइफ में, अब हमने एक टेक स्किल सीख ली है तो हमें एक ही टेक्नोलॉजी पे हम काम करेंगे। हम एटलीस्ट एक्सप्लोर तो कर सकते हैं, उस चीज़ को देख सकते हैं कि क्या क्या और चीज़ें, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं, उन्हीं उन सबका ही काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे होते हैं, उनके अलग अलग लाइक उनके थॉट्स और आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो एटलीस्ट हमें थोड़ा टाइम निकाल के एक्सप्लोर तो सारा ही कर लेना चाहिए। अब ये जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो पिछले साल के प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन जो सिलेक्ट हुई थी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल 168 ऑर्गेनाइजेशन पिछले साल सिलेक्ट हुई थी। यहाँ पे आपको फिल्टर भी मिल जाएंगे, काफी सारे फिल्टर्स हैं अलग अलग टेक्निकल स्किल और पॉइंट टॉपिक्स के बेसिस पे, जैसे वेब हो गया, एंड्रॉइड हो गया। यहाँ पे आप अपना सर्च भी कर सकते हो, आपको जो स्पेसिफिक अगर टेक्नोलॉजी है, जैसे अगर हमें एंड्रॉइड पे सर्च करना है स्पेसिफिक, तो हम यहाँ पे एंड्रॉइड पे सर्च करेंगे। एंड्रॉइड पे हमें दिखता है कि यहाँ पे हाँ 25 जो है, 25 जो है ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर एंड्रॉइड के कुछ काम हो रहे हैं। बट मेरा सजेशन इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आप एक बार हर ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखो कि उसका टेक्निकल स्किल्स क्या क्या है, वो क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आई नो कि थोड़ा टाइम टेकिंग काम है ये, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजा भी आएगा और बहुत ही काम भी आएगा ये आगे जाके।
सिंपल सा तरीका है। एक बार हम फर्स्ट वाली को ही ले लेते हैं, कार्बन लैंग्वेज करके, एन एक्सपेरिमेंट सक्सेसर टू सी प्लस प्लस। अगर हम इसको नए टैब में ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ पे जब आप ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पेज को ओपन करोगे जो कि इनका गूगल का है, तो यहाँ पे आपको काफी सारी डिटेल मिलेगी। सबसे पहले आपको मिल जाएगा कि आइडिया, इनका जो आइडिया की स्पेसिफिक लिस्ट होती है, सब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके जो भी आइडियाज है, आइडियाज मैंने कि प्रोजेक्ट, तो उनकी जो भी प्रोजेक्ट है वो उन्होंने अपने गिटहब के विकी पेज या कहीं पे भी किसी भी एक स्पेसिफिक लिंक पे उन्होंने डाल रखा होता है, तो उसका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे इन्होंने गूगल डॉक्स में डाल रखा है, तो अगर हम गूगल डॉक्स में यहाँ से देखेंगे, वो ओपन होता है, तो हमें यहाँ पे पता पड़ जाएगा कि उन्होंने गूगल डॉक में यहाँ पे उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारी डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे लिख रखी है कि ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट पे हम काम करने वाले हैं। उन्होंने डिफिकल्टी लेवल, काफी सारे पैरामीटर्स यहाँ पे बना रखे हैं। प्रोजेक्ट का साइज उन्होंने बता रखा है कि प्रोजेक्ट का साइज कितना रहेगा। प्रोजेक्ट के साइज से आप बता सकते हो कि वो कितनी देर चलने वाला प्रोजेक्ट। और यहाँ पे उन्होंने टेक्निकल स्किल बता दिया है, डॉक्यूमेंट, काफी सारी डिटेल्स जो रहेगी वो यहाँ पे आपको उन सब ऑर्गेनाइजेशन के आइडिया पेजेस पे आपको मिल जाएगी। बेस्ट ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आप एक बार जाके देखो कि उनके प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, उनके आइडिया लिस्ट देखो कि क्या क्या है। उसके बाद अगर हमें डाउट्स आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन रहेंगे, या जब हम यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन रहेंगे कि ये चीज़ क्या होती है, इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे और जानना इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यहाँ पे उनके चैटिंग प्लेटफॉर्म भी रहते हैं, अलग अलग चैटिंग प्लेटफॉर्म रहेंगे आपको। जैसे ये लोग जो है वो डिस्कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं या और ट्विटर वगैरह यूज़ करते हैं। और इनका यहाँ पे इनकी गिटहब का रेपो भी है, तो एक बार हम इनका गिटहब का रिपो भी चेक कर लेते हैं। गिटहब का रेपो आ गया इनका, गिटहब की रिपोजिटरी है इनकी, कार्बन लैंग्वेज मेन रिपोजिटरी। यहाँ पे आपको इश्यूज मिल जाएंगे, कौन कौन से इशू है ये काम कर रहे हैं, कौन कौन से भी कंसर्न प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट चल रही है, कितने कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पे, कौन सी लैंग्वेजेस पे ये लोग काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रहती है कि रीडमी, रीडमी आप सबसे पहले हमेशा किसी भी गिटहब रिपोजिटरी पे जाएं तो हमेशा रीडमी जरूर पढ़ें उसका। उसमें उसकी उनकी सारी डिटेल्स रहती हैं, जिस तरीके वो एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है, प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, हमें स्पेसिफिक चीज के लिए किस स्पेसिफिक कंट्रीब्यूटर से बात करनी है, किस मेंटर से बात करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स रहते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। प्लस हमेशा जब भी आप किसी ओपन सोर्स रिपोजिटरी में काम करना स्टार्ट करें, उससे पहले हमेशा उनकी कंट्रीब्यूटिंग गाइडलाइंस पढ़ें। सबकी अपनी अपनी एक कंट्रीब्यूटिंग गाइडलाइंस होती है कि किस तरीके से हम उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हमेशा इस पेज का नाम जो रहेगा वो contributing डॉट एम डी, ये आपको हमेशा हर गिट रिपोजिटरी में मोस्टली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर डिटेल्स लिख रखी है कि किस तरीके से हमें कंट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग की लैंग्वेज डिजाइन क्या क्या है, क्या क्या स्टाइल्स रहेंगे। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको हर रिपोजिटरी के अंदर मिलेगी, ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक टू यही है, कि हर रिपोजिटरी में आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेजेस लिख रखी है, टेक्नोलॉजीज लिख रखी है, डिटेल थोड़ा बहुत लिख रखा है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग गाइडेंस जो हमने अभी देखा, कॉन्ट्रीब्यूटिंग जो डॉट एम डी वाली फाइल है उसी का ये लिंक इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि किस तरीके से हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना है। वापिस हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट वाले पेज पे। काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ कुछ कंट्रीब्यूटर्स का, कुछ स्टूडेंट्स का हमेशा क्वेश्चन भी आया था कि भैया कुछ एंड्रॉइड वाले स्पेसिफिक के ऑर्गेनाइजेशन बताओ कि हमें कैसे ऑर्गेनाइजेशन देखना है। तो मैं कुछ अपने फेवरेट तो नहीं बोलूंगा, बट जिन रिपोजिटरीज को मैं जानता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, उनके कंट्रीब्यूटर से बात किया है, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा कि सबसे पहला तो मुझे लगता है कि जैसे एंड्रॉइड मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, सबसे पहला तो मुझे लगता है कि मीफोस इनिशिएटिव, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिक टू एंड्रॉइड सर्च कर रहे हैं तो इट्स लाइक मस्ट विजिट है, मस्ट टू सी है। हम इनका गिटहब एक बार चेक कर लेते हैं, गिटहब का इनका लिंक कहाँ पर, इनका जीरा पेजेस है, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेंशन हो भी रखे हैं इनका। अगर आप इनके यहाँ पे कोड देखेंगे, ये अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स के अलग अलग उनके प्रोजेक्ट्स और उनकी डिटेल्स हैं कि उन्होंने किस तरीके से ये चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, इनका ये जीरा पेज है, यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन का टेम्पलेट और कुछ कुछ क्वेश्चंस और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डाल रखी है। 23 का अगर हम पेज देखेंगे, इनका 23 का पेज, अच्छा इनका ये डिटेल्स का पेज था, इन्होंने इन्होंने भी यहाँ पर टाइमलाइन का डिटेल्स दे रखा है कि साथ में कि कैसे काम कर रहा है, क्या सब चीज़ें चल रही है। तो मीफोज इनिशिएटिव का एक बार इनका पेज भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिस बता दिया, जीरा पेज आ गया है। अगर हम इनकी स्पेसिफिक वेबसाइट देखना चाहेंगे कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं, या फिर एटलीस्ट एग्जैक्टली ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, वो हमें जानना है, तो हम इनकी वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ पे इज एन एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरिंग कंप्लीट रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो काफ़ी सारी, लाइक अगर एंड्रॉइड के लिए हम देखेंगे तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जब आप एंड्रॉइड के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप ये वाला भी देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे और एम आई टी ऐप इन्वेंटर है। तो जो एम आई टी
कॉलेज है, एमआईटी जो यूनिवर्सिटी है, उन्हीं लोगों का एक बनाया हुआ एक ऐप इन्वेंट प्रोजेक्ट है, जो कि लाइक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स को यूज करके कोडिंग और एनिमेशन टाइप कुछ बनाने का इंटरेस्टिंग है। लाइक ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इसको भी हम एक बार इनकी वेबसाइट जाके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है और कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एनीवन कैन क्रिएट एन आईफोन एंड्रॉइड ऐप, सो इट्स लाइक एप्लीकेशन बनाना विद बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स। तो हमें यहाँ पे कोई कोड नहीं करना है। जब हम इनकी ऐप, इनका प्रोडक्ट बेसिकली ये है कि ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करो और जो भी फीचर वर्किंग काइंड ऑफ चीजें हैं वो हो जाएगा। तो बच्चों के लिए इट्स लाइक रियली कूल स्टफ। और प्रोजेक्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है, एमआईटी के लोग हैं, ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग ही रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कॉटलिन भी आता है। कॉटलिन इज लाइक अगर एंड्रॉइड यू आर एन एंड्रॉइड इंजीनियर, यू मस्ट हैव सीन इट। लाइक कॉटलिन तो देखना ही है। कीवीएक्स इंटरेस्टिंग है, ओपीआई इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, और भी काफी सारे हैं। तो एंड्रॉइड के लिए अगर आपको सर्च करना है किसी भी स्पेसिफिक टेक्निकल टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक लैंग्वेज स्पेसिफिक, अगर आपको सर्च करना है, आप अपना फिल्टर डाल दो, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। बट आई वुड अगेन सजेस्ट सारी ऑर्गेनाइजेशन आप एक बार एक्सप्लोर करें, देखें कि उनमें क्या क्या चल रहा है। तो इट्स लाइक बेस्ट। अब हम देख लेते हैं कि प्रपोजल क्या होता है और प्रपोजल कैसे बनाना है। तो बिकॉज जीसॉक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है वो ये रहता है कि प्रपोजल, अगर आपका प्रपोजल अच्छा है, अगर आपका प्रपोजल इज दी ओनली पॉइंट जो आपका सेलेक्ट होगा। करेक्ट। प्रपोजल ही बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रपोजल में आप इतनी अच्छी तरीके से डिटेल लिखोगे अपने प्रोजेक्ट्स की कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तब जाके वो सिलेक्ट होगा। तो इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, प्रपोजल इज दी द होल इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट ले रखा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक टेम्पलेट पिछले साल लगाया था कि इस टेम्पलेट में हमारे लिए प्रपोजल बना के हमें दो। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है ना, अपने विकी पेजेस वगैरह पे या फिर गिटहब पे डाल देती है कि ये हमारा प्रपोजल का टेम्पलेट रहेगा, आप इस टेम्पलेट को यूज करके हमारे को प्रपोजल बना के भेज सकते हो। तो हमें एज ए कॉन्ट्रीब्यूटर वही टेम्पलेट फॉलो करना रहता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग रहता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं जिनका एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा देता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट पे हम जब काम कर रहे होते हैं, या फिर अगर आप प्रोजेक्ट के रूप में नहीं देखें, मतलब किसी भी टास्क में हम जब काम करते हैं तो हम ऑब्वियसली बात है टाइमलाइन से बनाते हैं। पहले मैं ये बनाऊंगा, फिर मैं ये बनाऊंगा, फिर मैं ये बनाऊंगा। जब मैं पहला वाला टास्क लूंगा तो उसमें मैं ये चीजें यूज करूंगा, इसका स्कोप ये रहेगा, हो सकता है कि इसमें ये बग्स आ जाए, या फिर मैं इसमें इस चीजों की हेल्प लूंगा। तो ये जो पूरी जो मॉडल जो हम एक पेपर पे जब हम सिलेक्ट करते हैं, पेपर पे जब हम ये चीजें बनाते हैं, तो वही चीज होती है एक प्रपोजल। बस इसको थोड़ा अच्छी तरीके से बनाना रहता है। अगर आपने अपने कॉलेज टाइम में प्रेजेंटेशंस और काफ़ी सारी वो चीज़ें बनाई होगी, तो आपको एकदम बनाना आ जाएगा। ये बहुत ही ईजी स्टफ है। तो यहाँ पे एक बार हम ये सेक्शन वाला सेक्शन साइड देख लेते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन है। सेक्शन में इन्होंने सबसे पहले डाल रखा है अबाउट यू। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आप पूरे समर काम करोगे, तो आपको जानना, आपको एज अ टीम मेंबर यहाँ पे रहना है, तो आपके बारे में थोड़ी डिटेल, वो भी उनका भी इम्पोर्टेंट है। उनको भी जानना पड़ेगा कि आप हो क्या, आपने अभी तक क्या क्या कर रखा है, आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट क्या क्या हैं, या फिर आप में कौन कौन सी टेक्निकल स्किल्स आपको आती है, और हॉबीज एंड स्टफ। तो यहाँ पे आप वो अपनी डिटेल्स डाल सकते हो, प्रायर एक्सपीरियंस इन्होंने लिख रखा है। उसके बाद काफ़ी सारी इन्होंने डिटेल लिख ली है यहाँ पे, तो वो आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे बता सकते हो। बट बेस्ट है कि आप यहाँ पे जितना प्रपोजल अच्छा बनाने के लिए आप अपने बारे में उतना लिखें जितना आपको पता है, और जितना आप कर सकते हैं उतनी टेक्निकल स्किल्स आप बताएं जो कि आप कर सकते हैं। और अपने प्रीवियस में आपने जो भी प्रोजेक्ट बना रखे हैं उसके बारे में ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वो उनको हेल्प करने में एक मदद करेगा कि मतलब आपको क्या क्या प्रोजेक्ट बनाना आता है, आपकी टेक्निकल स्किल्स वहाँ पे दिख जाएगी, ऑब्वियस ही बात है। तो अगर आपकी कोई ऐप वगैरह है, कोई वेब पेज वगैरह है जो कि लाइव है, प्रोडक्शन चल रहे हैं, कुछ भी चीज़ें हैं वहाँ पे आप अपना या यहाँ पे लिंक वगैरह डालिए, तो दिख जाएगा वो यहाँ पे। सेकंड पॉइंट पे जब हम चल रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने लेकर रखा है कि प्रपोजल की डिटेल्स क्या क्या होती है। प्रपोजल की डिटेल में इन्होंने सेक्शंस बना रखे हैं कि प्रपोजल जब आप बनाओगे तो काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं। करेक्ट। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होने के बाद में इनके काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं। तो आपको यहाँ पे बताना रहेगा कि भाई मैं इस वाले प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, इस वाले प्रोजेक्ट में मैं काम करूंगा, और मेरी इतनी मैंने जब मैं ये लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि इनका एक वेब पेज है जहाँ पे मुझे अपना एक डार्क मोड वाला फंक्शन लगाना है, या फिर इनकी कोई ऐप है जहाँ पे मुझे इनकी डार्क मोड वाली फंक्शनैलिटी लगानी है। तो मैं इनको ये टास्क को
सब टास्क में डिवाइड करके मैं इनको बताऊंगा कि मैं इस टास्क को है ना इस तरीके से डिवाइड करूंगा कि पहले मैं बटन वाला यूआई का काम कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद मैं उसकी फंक्शनैलिटी वाला लगाऊंगा, उसके बाद में अलग अलग स्क्रीन पे मैं टेस्टिंग करूंगा। तो इस तरीके से जब अब आप एक एक टास्क को आपको ब्रेक डाउन करना है मल्टीपल सब टास्क में, और वो यहाँ पे आपको बताना है कि आप कितनी तरीके से उसको मतलब कितने में बनाओगे, कितने सब टास्क में बनाओगे। उसके बाद आता है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी आपको बतानी रहेगी, क्या क्या टेक स्टैक आपको लगेगा। अगर आप कोई ओपन सोर्स कोई अलग से थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वगैरह यूज कर रहे हो तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि इसकी ये डिटेल्स वगैरह रहेगी। और ये इनकी इन्होंने अपने अलग अलग पॉइंट्स लिख रखे हैं। आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि कितनी कितनी आपको पीआर लगेगी, कितनी पुल रिक्वेस्ट आप यहाँ पे रेज करोगे, वो भी आप बता सकते हो। बट ऑब्वियसली बात है कि वो थोड़ा सा अनसर्टेन रहता है, बट हाँ इंपॉर्टेंट आप बता सकते हो, एटलीस्ट एक गैस करके आप एक बता सकते हो। यहाँ पे आप एक अपनी इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच के लिए आप वही मेन चीज अगेन जो हम इंजीनियरिंग में हमने पढ़े हैं, डायग्राम्स, यूएमएल डायग्राम्स, डायग्राम्स वगैरह, काफी सारे जो डायग्राम्स वगैरह रहते हैं वो भी आप यहाँ पे प्रॉपर बना के डेटा फ्लो वगैरह बना के यहाँ पे आप लगा सकते हो, जिसमें आपको ये पता रहेगा कि जिसमें उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि अच्छा ये इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे अपना टेस्टिंग प्लान बता सकते हो आपकी किस तरीके से मुझे ये चीज टेस्ट करनी है, ये जो फीचर मैंने बनाया है मैं किस तरीके से टेस्ट करूंगा, क्या मैंने टेस्टिंग के टाइम पे सारे एज केसेस कवर करे हैं। लेट सपोज एक एग्जांपल लेंगे, जैसे एंड्रॉइड ऐप है, एंड्रॉइड ऐप अगर मैंने टेस्टिंग कर रहा हूँ तो क्या मैंने लार्ज स्क्रीन डिवाइस पे टेस्ट करा है, क्या मैंने स्मॉल स्मॉल स्क्रीन डिवाइस पे टेस्ट किया है, क्या मैंने टैबलेट की स्क्रीन पे ये चीज टेस्ट करी है। तो ऐसे सारे एज केसेस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वो यहाँ पे प्रपोजल में उन्हें दिख जाएगा कि जब हम प्रपोजल लिखा है कॉन्ट्रीब्यूटर ने तो क्या उसने एज केसेस के बारे में सोचा है, क्या उसने टेस्टिंग के बारे में सोचा है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्यूचर वर्क। कभी भी आप कहीं पर भी जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे, कंपनी में काम करना हो गया या फिर कहीं पर भी कुछ अपना खुद से भी कोई प्रोजेक्ट अगर ओपन से अगर आप बनाते हो, तो इंपॉर्टेंट रहता है कि उसका फ्यूचर स्कोप क्या है और उसका फ्यूचर वर्क क्या बाकी रहेगा। लेट सपोज अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट बना दिया, कोई फीचर वगैरह बना दिया, अब हमें ये देखना है कि इसमें क्या मेरा जब टाइमलाइन खत्म हो जाएगा, क्या मेरी जब डेडलाइन खत्म हो जाएगी काम करने की, उसके बाद भी क्या इसमें कोई काम बाकी रहेगा। पहली चीज तो ये कोशिश हम ये करते हैं हमेशा कि सब तब तक वहां खत्म हो जाए, पर क्या इसके बाद भी कोई काम बाकी रहेगा, एक चीज तो ये हो ही गई कि ऑब्वियस है। बट इंपॉर्टेंट कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, क्या ये जो चीज हम बना रहे हैं, क्या ये जो फीचर हम बना रहे हैं वो स्केल हो सकता है, वो क्या वो ज्यादा कितने वाइड लेवल पे जा सकता है। वो चीजें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि इसका फ्यूचर स्कोप ये रहेगा, या फिर इसमें इन इन चीजों की डिपेंडेंसी है तो फ्यूचर में हमें इसमें काम करना रहेगा, या फिर इसके ये एज केसेस हो सकते हैं, डिपेंडेंसीज हो सकती है, तो ये सब चीजें हम फ्यूचर वाले वर्क में डालेंगे। तो ये हमने देखा है कि एक प्रपोजल किस तरीके से होना चाहिए। एक ब्रीफ मैं फटाफट से वापस दे देता हूँ। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये हो जाएगी कि आपके बारे में हमेशा प्रपोजल में अपने बारे में जितनी ज्यादा डिटेल हो सके उतना डिटेल डालो। आपके वर्क, आपने प्रीवियस कितने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, क्या क्या काम कर रखा है, कुछ उनके लिंक्स वगैरह, उनके स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी हो सकता है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें कि जो आप प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो उसकी आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और हम क्या बनाना चाहते हैं। अगर वो समझ में आ गया है तो उसकी पूरी डिटेल डाल के आप उसको सब टास्क में ब्रेक करके यहाँ पे बता दो कि पहले मैं ये करूंगा, नंबर 1 2 3 ऐसे करके मल्टीपल आप पॉइंट्स में वहाँ पे बता सकते हो सब टास्क अपने अपने। उसके बाद टेस्टिंग का प्रॉपर ध्यान रखो, टेस्टिंग के सारे एज केसेस कवर करो कि उसकी टेस्टिंग इस तरीके से होगी, आपने सारा हैंडल करा हुआ है प्रॉपर। कुछ डेटा फ्लो डायग्राम और इस तरीके से आप बना के वहाँ पे लगा सकते हो। थोड़ा सा वो फैंसी भी लगेगा, ऑब्वियसली बात है, फैंसी का तो कोई नंबर नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है कि वो समझने में ज्यादा आसानी होती है रेदर देन रीडिंग। रीडिंग हमेशा मतलब रीड तो कर लिया, बट जब आप डायग्राम को देखते हो तो सबको जल्दी से समझ में आ जाता है कि हाँ इसका ये पॉइंट है। उसके बाद आता है हमारे पास टेस्टिंग प्लान हो गया, हमने देख लिया। फ्यूचर वर्क हमें समझ में आ जाएगा कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या क्या है, स्केल कितना रहेगा, और इम्पॉर्टेंट है कि कितने टाइम में आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक ब्रीफ सा मैंने मतलब कोशिश करी है कि जितना डिटेल हो सके उतने में मैंने बताया है कि एक प्रपोजल कैसे बनना चाहिए और प्रपोजल एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये हमें समझ में आ गया। तो आई गेस हमने मोस्टली जो जीसॉक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब लास्ट में जब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जीसॉक से अगर आपका जीसॉक पे सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका जीसॉक पे सिलेक्शन नहीं होता है, दोनों में हमारे लिए फ्यूचर में हमें क्या फायदा मिलेगा, और इस चीज को हम एज ए लर्निंग मतलब इस चीज का हमें क्या करना है अगर हमारा होता है नहीं होता है, ये सारी चीजें तो हम इसका एक फ्यूचर स्कोप सा जब हमने प्रपोजल में देखा, इस चीज का फ्यूचर स्कोप हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर स्कोप क्या है। ठीक है।
तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी जो कि हमने सबसे पहले डिस्कस करी थी कि जीसॉक का फ़ायदा क्या है। नेटवर्किंग होएगी, लोगों से जान पहचान बढ़ेगी, उनका समझ में आएगा, उनका ओपिनियन समझ में आएगा कि कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या अप्रोच ले रखी है उन्होंने कोड करने की, उनका कोड पढ़ने को मिलेगा, उनका कोड पढ़ समझने को मिलेगा, उसमें आप अपना कुछ भी इशू, कोई भी एक इशू वगैरह सॉल्व कर सकते हो, कोई भी पीआर रेज करना, थोड़ा बहुत उनके साथ में का जब काम करोगे, उसके बाद चाहे जीसॉक में होता है या नहीं होता है, दोनों ही केसेस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि हमें लर्निंग मिल गई है। हमें एक चीज़ ये समझ में आ जाएगी यहाँ पे कि यार मैंने एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट में मैंने कंट्रीब्यूट किया, मैंने वेब में किया, मैंने अलग अलग चीज़ों में मैंने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया, पर ज़्यादा मजा मुझे एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने में आया। तो यहाँ से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमें ये भी क्लियर हो जाएगी कि अच्छा, एंड्रॉइड इज द फील्ड जो कि मैं अपना एज अ करियर भी चूज कर सकता हूँ। तो काफ़ी सारी जो डाउट्स रहते हैं ना इंजीनियरिंग लाइफ में, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके वेब पेज पे, आप इनके सारे पुराने प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हो। 2003 के प्रोग्राम, 17, 18, 19, 20 अलग अलग प्रोग्राम्स आप देख सकते हो। वहाँ पे जाकर आप ये देख सकते हो कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, किस किस तरीके से काम किया है। मोस्टली कंट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो अपना एक मीडियम ब्लॉग या फिर अलग अलग आर्टिकल्स वगैरह चीज़ें लिखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि हमने जब इसमें ये चीज़ काम किया तो हमने क्या क्या टेक्निकल स्किल्स यूज़ करी। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने की मिलेगी। तो यहाँ पे आई गेस लाइक हमने ओवरऑल जीसॉक के बारे में, ओपन सोर्स के बारे में, हमें क्यों कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, प्रपोजल क्या होता है, काफ़ी सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश करी है। एंड होपफुली आप सब लोगों ने हमारे शॉर्ट्स भी देखे होंगे, जो हमने कुछ कुछ शॉर्ट्स बनाए थे जो कि इन पूरे ओवरऑल जीसॉक के बारे में ब्रीफ डिटेल्स थी। तो आई गेस आप सब लोगों को मज़ा आया होगा। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द जीसॉक।